बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाब नदीम हेयर। आज हम माशाल्लाह 22वां लेक्चर करेंगे सीपीसी का और रिटर्न ऑफ प्लेट के बारे में है। डियर एस्पिरेंट, आप लोग शेयर नहीं करते, यूट्यूब मुझे बता देता है और आई थिंक दैट कि मेरा कोई इसमें पर्सनल गेन या कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर मैं इस लगन के साथ आपको पढ़ाता हूँ कि नॉलेज शेयरिंग जो है वो सदका जारिया है, तो फिर मेरी भी विश है कि मैं जो एक लेक्चर के ऊपर मेहनत करता हूँ वो हर शख्स तक पहुँचे, हर जगह पे पहुँचे, ठीक है, और मुझे अप्रिसिएशन मिले। लेकिन आप लोग इस मामले में बहुत कंजूस हैं और यूट्यूब ये भी बताता है कि कितने लोगों ने एक प्रोग्राम को जो है वो शेयर किया। एनी हाउ, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको कह कह के थक गया हूँ। शुरू करते हैं। अब हम ऑर्डर 7 जो है वो रिटर्न ऑफ प्लेट जो है, ऑर्डर 7 रूल 10 को जो है वो पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखिए कि हमने बेशक सेक्शन पोर्शन नहीं किया, लेकिन सेक्शन पोर्शन के ऊपर हम यूट्यूब से पहले हम लोग करते रहे, फेसबुक के ऊपर करते रहे, तो वो सारा मटेरियल गूगल ड्राइव पे मौजूद है, ठीक है। मतलब हमने रिटर्न ऑफ प्लेट पढ़ना है तो उससे पहले हमें जुरिडिक्शन का पता होना चाहिए, सेक्शन 9 के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें पेक्यूनरी जुरिडिक्शन सेक्शन 6 और 15 के बारे में पता होना चाहिए, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 उसके बारे में, और ऑब्जेक्शन एज टू जुरिडिक्शन वो सेक्शन 21 उसके बारे में हम लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। इस लेक्चर में मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ऐसे टॉपिक हैं सेक्शन वाले कि इस पे आपको बड़े अच्छे से नोट्स भी, गाइडें भी मिल जाएंगी, ठीक है, और आप खुद भी उस पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा और बाकी जजेस का जो रिसर्च वर्क है वो भी गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है और उसका लिंक मैंने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी मैं आपको ज़रा वो खोल के दिखाता हूँ जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं जो आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको मैंने जो लिंक दिया है ना, अच्छा देखिए, मैंने एग्जाम का लिंक दिया आपको, ठीक है। वैसे मैं आपको एक लेक्चर दूंगा इसी रिकॉर्डिंग की सूरत में कि आप किस तरह से कोई भी मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, एडीपीपी एग्जाम का मटेरियल, सीजे सिविल जज एग्जाम का मटेरियल, इसको खोलें। इसमें ना पेपर वाइज मटेरियल पड़ा है, पेपर 1 पेपर 2 है, उसके बारे में, किसके बारे में, सिविल जज एग्जाम के बारे में, सीपीसी के बारे में। इसको खोला, अच्छा ये बेर एक्ट्स हैं उर्दू और इंग्लिश में, और ये जो है ये मटेरियल, इसको खोलें, ये देखें इसमें सीपीसी है, ठीक है। अब ये देखें सारे मेरे जो सेक्शन पोर्शन है ना, ऑलमोस्ट उसकी जो है ना यहाँ पे जो है ना ऑडियो और उसके वो असाइनमेंट जो है वो यहाँ पड़ी है। मतलब ये देखें, ये पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में लेक्चर पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्शंस के बारे में आउटलाइन पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा ये सेक्शन 9 वो पड़ा हुआ है, उसके बारे में वो सेक्शन 9 के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर भी मटेरियल पड़ा हुआ है। अब अगर आप वो सेक्शन 9 को खोलें तो देखें उसमें अल्टीमेट जुरिडिक्शन के ऊपर प्रेजेंटेशन की सूरत में क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप वो उसको खोलेंगे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन को, तो आपको वहाँ पे जो है वो ये वाला जो है ना, ये वाला मिल जाएगा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के ऊपर। देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त एक केस लॉ के हवाले से जुरिडिक्शन की डेफिनेशन लिखी है, आगे उसकी क्लासिफिकेशंस बताई हैं, फिर उसके बाद टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की डेफिनेशन है, और फिर उसके बाद मैंने उसको अपने अल्फाज में जो है वो क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। इसी तरह आपको वहाँ पे जो है वो जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है उसके भी आपको जो है वो आउटलाइन उसकी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो बाकी करना आप लोगों ने जो है वो खुद है। ये देखें, ये पिक्यूनरी रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ जुरिडिक्शन, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड जो है उसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एनी हाउ, ये मैंने आपको बताया था कि जुरिडिक्शन के बारे में है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आगे लेके चलूंगा, ठीक है। देखें, जुरिडिक्शन जो होती है, एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या है जी,
कि सिविल जज क्लास 3 जो है वो 10 लाख रुपए तक का केस सुन सकता है, सिविल जज क्लास 2 जो है वो 50 लाख रुपए तक का केस सुन सकता है, और जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है वो अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में वो जो है वो कितने का सुन सकता है, अनलिमिटेड जुरिडिक्शन का है। अच्छा, इसी तरह जो अपील है, जो 25 करोड़ रुपए तक की अपील है वो कहाँ पे लाई करेगी, वो लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सिविल जज। लेकिन अगर उसकी वो जो है वो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन 25 करोड़ से ज़्यादा की कीमत है तो वो फिर फर्स्ट रेगुलर अपील जो है वो कौन सुनेगा, वो हाई कोर्ट सुनेगी। तो ये होगी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो आपको पता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 वो आपको पता है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या है? सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन ये है कि भाई क्या एक फैमिली मैटर जो है वो एक सिविल जज साहब सुन सकते हैं? नहीं है, क्योंकि वो फैमिली कोर्ट ही सुनेगी, वो एक्सप्रेसली बाहर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन होगी। कोई रेंट मैटर एक सिविल जज सुन सकता है? नहीं, वो रेंट जो जज रेंट है वो उसको जो है स्पेशल जज रेंट है वो उसको जो है वो सुनेगा। ठीक है, तो ये होगी क्या भला, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन होगी। अच्छा, पर्सनल जुरिडिक्शन क्या हो गई कि मसलन मसलन कि एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन में केस एक सिविल जज सुन सकता है लेकिन वो अपील को नहीं सुन सकता, वो रिवीजन को नहीं सुन सकता, तो इसको क्या कहेंगे कि ये उसकी पर्सनल जुरिडिक्शन जो है वो नहीं है। अच्छा, अब कंसिक्वेंसेस, अब बात ये होती है कि अगर एक कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं बनती तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो क्या करेगा? आपको भी पता है कि कोर्ट जो है उस प्लेंट को क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न ऑफ द प्लेंट। कोर्ट उस प्लेंट को जो है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, उस प्लेंट को जो है वो क्या कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी के बारे में है, कब रिटर्न करेगा, कैसे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसमें मैं जो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि जी इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। तो आप सब लोगों को पता है कि वो है ऑर्डर 7 और रूल 10 CPC जो है डील करता है किसके साथ, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं और साथ के साथ मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो फिर आप उसके अपने नोट्स जो है वो ड्रा करते चले जाएंगे एक पेज के ऊपर, और फिर आप उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो आपके सामने रूल 10 आ रहा है ऑर्डर 7 का। तो उसके दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में और उसका टाइटल भी रिटर्न ऑफ प्लेंट है, और सब रूल 2 जो है वो है प्रोसीजर और रिटर्निंग ऑफ प्लेंट। एक तो पहला बताता है सब्सटेंटिव लॉ, बता रहा है कि कब कोर्ट ने जो है वो यानी कोर्ट बाउंड है कि वो प्लेंट को रिटर्न करे, और दूसरा हिस्सा जो है वो उसका जो है वो क्या करता है, वो हिस्सा बताता है। ठीक है, वो बताता है कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो रूल 10 है उसको शुरू करता हूँ। सब रूल 1 को वो कहता है द प्लेंट। क्या कहता है? प्लेंट। ठीक है, अच्छा एक मिनट यहीं पे रुकिएगा आप कि हम इस वर्ड को जो है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये वर्ड क्या है? प्लेंट। ठीक है, तो प्लेंट किस में होती है? एक दावे में होती है, एक सूट की होती है, और एक ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है। तो ये बात तो समझ आ गई कि भाई एक प्लेंट जो होगी वो ये ऑर्डर 7 रूल 10 उससे डील करता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे अपील क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो क्यों नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ज़हन में अराइज हो रहा होगा। ठीक है, देखो मेरी बात सुने कि एप्लीकेशंस तो वैसे ही जो हैं वो कोई वो एप्लीकेशंस तो वैसे ही जो हैं वो क्या कहते हैं किसी दावे के अंदर आती हैं ना, तो एप्लीकेशंस पे तो ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। वो तो ऑलरेडी किसी पेंडिंग सूट में जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आएगी। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि अगर अपील हो, अपील, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? अगर एपलेट कोर्ट समझती है कि ये कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है वो नहीं बनती तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी? अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको थोड़ी देर के लिए सेक्शन 107 के ऊपर ले चलता हूँ। सेक्शन 160 CPC का, इसका ये देखिए, ये एपलेट कोर्ट की पावर्स की बात कर रहा है।
तो यहाँ ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट एज aforesaid the appellate court shall have the same powers and shall perform as may be same duties as are conferred and imposed by this court on the court of regional jury in respect of the suit instituted therein। तो बच्चों फिर क्या हमारा नतीजा निकला कि एक एपलेट कोर्ट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 10 रेड विद सेक्शन 107 वो भी अपील को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है अगर उसकी जो है वो जुरिडिक्शन नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि ये सिर्फ सूट के ऊपर ही रिटर्न ऑफ प्लेंट नहीं होना, बल्कि ये किसके ऊपर, अपील्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, और वो होगा रेड विद सेक्शन 107 कि वो एपलेट कोर्ट भी वही पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है जो कि एक सिविल कोर्ट जो है वो कर सकती है। लेकिन एप्लीकेशंस के ऊपर ये इसलिए अप्लाई नहीं करेगा कि क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो यूजुअली जो है वो एक दावे के अंदर आती है। लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन आ रही है, जैसे एक फैमिली मैटर है, ठीक है, या गार्डियन मैटर है, तो उसमें चूंकि आनी ही एप्लीकेशन है ओरिजिनली तो वो रिटर्न हो सकती है। लेकिन अगर एक दावे के अंदर एक एप्लीकेशन आ रही है तो उसका रिटर्न का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। शेल से ऑब्वियसली आपको पता चल जाना चाहिए, और सुपीरियर कोर्ट ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की है शेल की वो यही की है कि ये मैंडेटरी है। व्हाट इज मेंट बाय मैंडेटरी? मैंडेटरी से मुराद ये है कि जब कोर्ट पाबंद है कि अगर उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती तो वो क्या करे, वो उस प्लेंट को क्या करे, कोर्ट उसको रिटर्न करे। या इवन ये भी है कि पार्टीज की कंसेंट भी आ जाए ना तो कोर्ट जो है ना वो उसके ऊपर कंफर्ट जुरिडिक्शन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज भी नहीं होती, और कोर्ट पाबंद है कि वो उस प्लेंट को जो है जो उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, शेल का मतलब ये है कि वो उसको वापस करने का जो है वो पाबंद है। इवन यहां तक है कि इसको कहते हैं, अगर कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी, कोई कार्रवाई की, उसके कहते हैं कोरम नॉन जुडस, कि कोर्ट ने वो विदाउट जो है वो अथॉरिटी की है। ठीक है, और अगर कोर्ट बेशक फाइनल स्टेज तक चला जाए कोर्ट, अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी ना, अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी तो वो जो भी कार्रवाई एविडेंस व्हाटसोएवर हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो शेल का मतलब आपको समझ आ गया कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है, और अगर कोर्ट ने विदाउट जुरिडिक्शन कुछ किया है तो उस सूरत में क्या होगा कि कोर्ट उसको वापस करने का जो है वो प्लेंट को रिटर्न करने का जो है वो कोर्ट पाबंद होगा। ठीक है, अच्छा, द प्लेंट शेल एट एनी स्टेज से क्या मुराद है? इसका मतलब ये एट द इनिशियल स्टेज, at evidence stage, even at final argument, but not after pronouncement of the judgment and decree। यानी कोर्ट फैसला जारी करने से पहले किसी भी स्टेज के ऊपर जब कोर्ट को लगे कि भाई ये मेरी जो है वो जुरिडिक्शन नहीं बनती, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, कोर्ट उसको जो है वो एट एनी स्टेज जो है वो कोर्ट उसको क्या कर देगी, उसको रिटर्न कर देगी। तो होप कि आपको एट एनी स्टेज की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट या एट एनी स्टेज ऑफ द अपील बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। तो बच्चों मेरी बात सुनो, सेक्शन 16 ये कहता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहीं पे दावा दायर होगा। डन, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने जो है प्रॉपर्टी लाहौर में, उसने आके भावलपुर में दावा कर दिया है, तो क्या कोर्ट की जुरिडिक्शन है? नॉट एट ऑल। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको प्लेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा ये हम बाद में जो है वो हम इसको जो है वो आगे चल के जो है वो देखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो है लफज बाय लफज जो है वो रूल 10 जो है मैंने ऑर्डर 7 रूल 10 जो है मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया। मैंने आपको बताया कि ये उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा, वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा, अपील्स के ऊपर भी, और फिर मैंने आपको उसकी जो है वो रेलिवेंट वो टर्म भी बता दी। अच्छा, रूल 2 से पहले मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है इसके बारे में बताऊं। प्लीज मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, मैं चाहता हूं आप खुद अपने नोट्स बनाएं, मेरे लफ्जों को खुद लिखें, उसको खुद कंपाइल करें, उसको शेयर करें, कमेंट्स की सूरत में शेयर करें, लोग आपका काम देखें, आपको अप्रिशिएट करें, और आपकी लर्निंग भी तब होगी जब आप मेरे इन अल्फाज को नोट्सों की शक्ल में ले आएंगे और फिर उसको सदका जारिया के तौर पर लोगों से शेयर करेंगे, वो आपको करेक्ट करेंगे, वो
वो आपके उस नॉलेज को, आपके उस आउटलाइन को इम्प्रूव करेंगे, या जब 2-4 लोग अपनी अपनी नॉलेज, अपना अपना वो कंपाइल्ड डाटा शो करेंगे, तो उसको देख के आप एक दूसरे से अपनी असाइनमेंट को जब इम्प्रूव करोगे तो आपका नॉलेज जो है उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं। एक शख्स है, उसने जो है वो उसने जो है वो मसलन दावा डिसाइड हो गया। अब वो एपलेट या रिवीजनल स्टेज पे जाके उसने क्या किया है कि उसने जाके ना वो ऑब्जेक्शन रेज किया है, और उसने ये बात कही है कि सर ये तो कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है, ये तो कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी। ठीक है। तो कोर्ट उसका ऑब्जेक्शन उस सूरत में इंटरटेन करेगी अगर उसने नीचे वाली कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन जो है उसको क्या किया, उसको रेज किया हो। और ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है? ये चीज सेक्शन 21 में लिखी हुई है। देखिए आपके सामने सेक्शन 21 में ले आया हूँ सीपीसी का। वो कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कंसीक्वेंसेस फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है। देखिए वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है अगर आपने जुरिडिक्शन के बारे में कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है ना, तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज जो है आप उसको क्या करें, वो रेज करें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफेंडेंट जो है उसने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वकील की नज़र से बता रहा हूँ कि उसने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। भाई जब वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा, सबसे पहले तो उस वक्त वो क्या करेगा कि उस रिटर्न स्टेटमेंट में वो अपना ऑब्जेक्शन लिखेगा कि जनाब इस कोर्ट को जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है। उज़रात इब्तदाई में वो लिखेगा कि इस कोर्ट को इसकी इख्तियार समाज जो है वो हासिल नहीं है। ठीक है। जब वो ये लिख देगा तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, फिर कोर्ट उसके बाद क्या करेगा, उसको क्या करेगा कि कोर्ट उसके बाद बेशक उस पर इशू फ्रेम कर ले, उसको पहले डिसाइड करना है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को। ठीक है। तो फिर कोर्ट उसकी बुनियाद पे जो है वो उसको जो है वो लेके चलेगी। या अगर वो नहीं लिख सका उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में, तो सेटलमेंट ऑफ इशू फ्रेम होने से पहले पहले वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, आप इसमें प्लेंट को क्या कर दें, आप इसको रिटर्न कर दें। तो लॉ ये है कि वो जो है वो इशू फ्रेम होने तक अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दे, और अगर उसने नहीं किया तो वो फाइनल आर्गुमेंट के वक्त ये नहीं कह सकता कि इस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जुरिडिक्शन थी, देखिए कोर्ट खुद से कर दे, रिटर्न कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का टाइम गुजर गया जब उसने इशूज फ्रेम होने तक उसने नहीं किया, एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त भी उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जुरिडिक्शन के बारे में। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिटर्न ऑफ प्लेंट अगर डिफेंडेंट की स्टांस पे रिटर्न होनी है प्लेंट, तो उसका जो ऑब्जेक्शन होगा जुरिडिक्शन का, वो एट द अर्लीस्ट स्टेज जो है वो थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आ जाना चाहिए, या इशू फ्रेम होने से पहले पहले जो है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्शन इंटरटेन नहीं होगा। अलबत्ता कोर्ट की मर्जी, अगर कोर्ट खुद से समझे कि ये जो है वो दावा जो है वो इंटरटेन जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन भी आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोर्ट ने ये कैसे देखना है कि भाई मेरी जो है वो जुरिडिक्शन है या नहीं है, सॉरी मेरी टेरिटोरियल या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है या नहीं है। यानी कोर्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा। मैं आपको हेडिंग्स इतने स्टाइल बता रहा हूँ वो लिखने के लिए कि मैकेनिज्म क्या होगा टू डिटरमिन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो भाई उसका तरीकेकार ये है, याद करो हम पढ़ के नहीं आए थे पीछे शुरू में, जब हमने प्लेंट के पहले रूल में पढ़ा था उसके क्या क्या क्लॉज होंगे, तो उसमें हमने लिखा था कि वो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी लिखेगा,
ठीक है। और वो इस लिहाज से भी एक स्टेटमेंट लिखेगा कि इस कोर्ट को जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हासिल है या नहीं है। तो जब प्लेंट में वो एक कॉलम जो है इसका लिख देगा तो सबसे पहले तो कोर्ट उस कॉलम को पकड़ेगा कि इसने वहां पे जाके जो है वो क्या लिखा है। आपने अक्सर देखा होगा, लिखा होगा कि जो जायदाद मुतदाविया है वो इस अदालत के हदूद में वाक़ है, लिहाजा इस अदालत को इलाकाई समाज जो है वो हासिल है। तो कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगी मेरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है या नहीं है? तो कोर्ट एक तो पूरी प्लेंट को पढ़ेगी, किसको बच्चों, किसको पढ़ेगी? प्लेंट को पढ़ेगी। और फोकस किस पे करेगी? वो जो जुरिडिक्शन वाला क्लॉज है उसके ऊपर कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वो फोकस करेगी। और इसके अलावा पार्टीज के एड्रेसेस भी कोर्ट देखेगी और प्लेंट को भी पढ़ेगी कि उसके ने जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी है वो कहाँ पे है। तो नट शेल जो है आपकी हेडिंग जो बन रही है वो ये बन रही है कि एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को कोर्ट जो है वो किस तरह से डिटरमिन करेगी। तो वो फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द ड्राफ्टिंग, फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट एंड स्पेशली द क्लॉज रिलेटिंग टू द वैल्यूएशन एंड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ी देर के लिए वो रूल 1 के ऊपर ले आया हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। आप जरा देखें ना, इसमें इसके अंदर ही उसने लिखना है द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। तो इसको कोर्ट पढ़ लेगी, इसको कोर्ट इसका क्लॉज पढ़ लेगी कि इसने क्या लिखा है कि कोर्ट की जुरिडिक्शन है नहीं है तो किस तरह से है। मसलन अगर वो कहता है कि जी वो लिखेंगे जी क्योंकि जो है वो नकाब इस कोर्ट की जुरिडिक्शन में हुआ था तो लिहाजा इस कोर्ट को फैमिली सूट सुनने की जुरिडिक्शन जो है वो हासिल है। तो ये वो जुरिडिक्शन जो है वो यहाँ पे फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ये लिखा जाएगा। और अगर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है तो उसके बारे में ये देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन एंड द कोर्ट फी। तो बच्चों बोलो, आपको समझ आ गई मेरी बात की? तो ये जो रूल 1 जो है जो प्लेंट के पार्टिकुलर्स बता रहा है वो ओवरऑल भी कोर्ट ने पढ़ने हैं और प्लस कोर्ट ने जहाँ पे वो जुरिडिक्शन वाला क्लास लिखा होगा उसके ऊपर कोर्ट ने फोकस करना है और वहां से कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि मेरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है या नहीं है। लो बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊंगा। देखना, समटाइम वहां पे भी दावा दायर हो सकता है जहां पे पार्टीज रिजाइड करती हैं, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि पार्टियों के एड्रेस क्या हैं, क्या जुरिडिक्शन है या नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है प्लेंट के अंदर, यहाँ से देखा जा सकता है कि कोर्ट की जुरिडिक्शन है या प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट करती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो दूसरा पेज है इसको देखें आप। इसमें यहाँ पे कहीं पे उसने दिया होगा कि प्रॉपर्टी यहाँ पे, एक मिनट, ये कि रिहायश फ्री कैन हदूद तहसील चिचावती में इसलिए अदालत जनाबे वाला को इख्तियार समात हासिल है। उसने ठीक लिखा या उसने गलत लिखा, लेकिन कोर्ट इस फिक्रे को उठाएगी और यहाँ से देखेगी कि वो अपनी जुरिडिक्शन किस तरह से जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है। और अगला कॉलम वो वैल्यूएशन के बारे में है जी, मैं इसकी वैल्यू इतनी मुकर्रर करता हूँ, उसने ठीक की है या नहीं की। लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था, एक बात बताना चाह रहा था कि कोर्ट जो है वो किस तरह से जो है वो डिटरमिन करेगी कि पेक्यूनियरी या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है या नहीं है। तो वो ये है कि substance and contents of the plaint and especially the clause relating to jurisdiction as per order 7 rule 1 and valuation of the suit property। वहां से कोर्ट जो है वो देखेगी कि जुरिडिक्शन है कि नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है वो तो जारी बात है, प्लेंट पढ़ के पता चलेगा कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ये रेवेन्यू कोर्ट ने सुनी है या कोर्ट ने सुनी है। तो क्रक्स ये है कि एक जुरिडिक्शन जो है कोर्ट ने अपनी जो है वो पूरी प्लेंट को जो है वो पढ़ के तो वहां से कोर्ट ने जो है वो डिटरमिन करनी। तो बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से ये बताया है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन कैसे रेज किया जाता है, थ्रू रिटन स्टेटमेंट या सेटलमेंट से पहले पहले कोर्ट को जो है वो बताया जाता है कि इस कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया है कि कोर्ट ने अपना माइंड कैसे अप्लाई करना है कि जुरिडिक्शन है या नहीं है। कोर्ट ने प्लेंट के जो सब्सटेंस है उसको गो थ्रू करना है और उसमें जो जुरिडिक्शन से रिलेटेड जो क्लॉज है उसके ऊपर कोर्ट ने जो है वो क्या करना है, फोकस करना है। अच्छा बच्चों, अब अगली हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग और वो है
लिमिट इफेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑन लिमिटेशन ऑफ दिस सूट। ठीक है, कि जो लिमिटेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने क्या किया कि एक प्लेंट को रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो अब लिमिटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्ज करें कि उसने लास्ट डे जो है उसने वो सूट जो है वो फाइल किया था कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट ने उसकी प्लेंट क्या कर दी, रिटर्न कर दी, और अब उसने उस कोर्ट में जाके क्या किया, उसने वहां पे जाके जो प्रॉपर कोर्ट थी वहां पे जाके उस प्लेंट को क्या किया, प्रेजेंट किया। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, प्लेंट रिटर्न करने का प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो समझे आप, लिमिटेशन क्या है। तो बच्चों मेरी बात सुनो जरा थोड़ी देर के लिए, सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट का ज़हन में लेके आओ। लेकिन मैं ये आपके सामने लेके आया हूँ सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। याद आया कि देखो कहता क्या है कि फर्ज करें एक शख्स ने एक प्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये है कि कोर्ट ने एट द अर्लीस्ट स्टेज जो है वो प्लेंट को रिटर्न करना है, ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट नहीं कर सकी, 2 महीने वो दावा उस कोर्ट में पेंडिंग रहा और उसके बाद कोर्ट ने उसको क्या किया, उसको वापस कर दिया। अब अगर उसने दूसरी कोर्ट में गया तो दूसरी कोर्ट ने कहा भी ये तो टाइम बार्ड है, ठीक है, तो उस सूरत में जो 2 महीने वो उस कोर्ट में करता रहा बोनाफाइडली, वो टाइम बीच में से क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि मैं आपको क्या चीज जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो रॉन्ग फोरम पे जाके उसने दावा दायर कर दिया था ना, जितने दिन वो दावा वहां पे पेंडिंग रहेगा, ठीक है, और वो दिन जिस दिन उसने दायर किया था, वो जब वो प्रॉपर फोरम पे जाएगा तो वो दिन उसमें से क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने प्लेट रिटर्न होने के बाद वो घर बैठ गया और 15 दिन बाद वो गया, तो ये 15 दिन काउंट नहीं होने, ये 15 दिन उसकी लिमिटेशन में देखे जाएंगे, शामिल किए जाएंगे कि ये 15 दिन शामिल करके तो वो ज़ैदुल मियाद नहीं हो गया। अगर वो 15 दिन शामिल करके ज़ैदुल मियाद हो गया तो फिर कोर्ट क्या करेगा कि उसकी प्लेंट को, फिर कोर्ट उसको दावे को जो है वो क्या कंसीडर करेगा, उसको टाइम बार्ड जो है वो कंसीडर कर लेगा। तो होप कि आपको समझ आ गई कि जो रिटर्न ऑफ प्लेंट है उसका लिमिटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो उसका इफेक्ट ये है कि बोनाफाइडली अगर वो सेक्शन 14 की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है और वो बताता है कि मैं बोनाफाइडली रॉन्ग फोरम पे जो है वो करता रहा हूँ, तो वो दिन उसमें से क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा बच्चों, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये मे भी ऊपर नीचे हो जाए, ये तो जब आपने इसको कंपाइल करना है, लिखना है, तो फिर आपने इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में जो है वो लेके आना है कि कौन सी हेडिंग को कहाँ पे जो है वो एडजस्ट करना है। मतलब प्रोसीजर वाली हेडिंग जो है, जो अभी मैंने आपको बताना है सब रूल 2, वो जो है वो पहले आ जानी चाहिए। एनी हाउ, अच्छा, अब जो मैं आपको चीज बताने लगा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो एक कोर्ट ने फर्ज करे प्लेंट रिटर्न कर दी, क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो अब उस पार्टी के पास क्या रेमेडी होगी, क्या रेमेडी होगी, सोचें जल्दी से। आप लेक्चर नंबर 5 को ज़हन में लेके आए। मैंने बड़ा जबरदस्त किस्म का आप लोगों को लेक्चर दिया था, यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 था, और वो क्या था, व्हेन रिवीजन व्हेन अपील। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, याद करो, मैंने कहा था कि अगर वो ऑर्डर है, जिसे प्लेंट का रिटर्न करने का ऑर्डर है, और वो ऑर्डर अगर वो सेक्शन 104 और अगर वो ऑर्डर पोर्शन में है, तो फिर ऑर्डर 43 में अगर वो लिखा हुआ है तो अपील लाई करेगी, नहीं तो क्या लाई करेगा, रिवीजन लाई करेगी। तो अब आप ऑर्डर 40, क्योंकि ये ऑर्डर 1 रूल 10 ऑर्डर पोर्शन में है, तो इसकी अपील्स वाले ऑर्डर कहाँ पे दिए हुए हैं, ऑर्डर 43 में दिए हुए हैं। तो आप जाके वहां पे देखें क्या ये ऑर्डर वहां पे मौजूद है या नहीं है। ये देखो बच्चों, मैं ऑर्डर 43 आपके सामने ले आया हूँ, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, जरा ये देखिए ना, एन ऑर्डर under rule 10 of order 7 returning a plane to be presented to a proper court, इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट अपील लाई करेगी। तो कैसा बच्चों, आपको समझ आई फिर। तो आप ऑर्डर 43 की भी हेडिंग बनाइएगा कि उसके पास प्रॉपर रेमेडी क्या होगी कि वो जाके उसमें अपील कर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि जब कोर्ट एन ऑर्डर रिटर्निंग अ प्लेंट, अगर कोर्ट ने प्लेंट रिटर्न कर दी तो वो ऑर्डर अपील होगा, अपीलेबल होगा। अब फर्ज करें एक पार्टी ने, कोर्ट ने कहा जी प्लेंट रिटर्न नहीं होनी, तो क्या वो अपीलेबल ऑर्डर है,
नॉट एट ऑल। ये क्लॉज है उसको क्लियर कर रहा है कि रिटर्निंग ऑफ प्लेट वाला जो है, अगर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप रिवीजन में जाएंगे। क्यों रिवीजन में जाएंगे? क्योंकि वो ऑर्डर 43 में नहीं लिखा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले लेक्चर पढ़े हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में जज भी हैं और वो एक अच्छे लॉयर भी हैं, वो लॉ ऑफिसर भी हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये तो उसके पास एक रेमेडी है ना, उसके पास एक और रेमेडी भी है इसके पास कि मसलन एक तो ये है ना कि वो ये अपील कर ले इस ऑर्डर के अगेंस्ट, या वो एक और काम भी कर सकता है कि वो प्रॉपर फोरम पे जाके तो वो कर ले उसको प्रेजेंट, प्लेट को वहां जाके प्रेजेंट कर ले। तो ये उसके पास दूसरी रेमेडी आ गई। उसके पास एक और रेमेडी भी है। वो क्या है? देखिए, याद करें ऑर्डर 2 रूल 2, हमने कहा था कि वो अगर कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर लाने के लिए दावे को अगर अपना कोई पार्ट रिलिंक्विश करता है सब्जेक्ट मैटर का, तो वेल एंड गुड, वो उसकी मर्जी है, वो अपनी कंसेंट के साथ कर सकता है। तो ये भी उसके पास रेमेडी है कि कोर्ट ने उसको कहा है कि भाई मैं 50 रुपए तक केस सुन सकता हूँ, ठीक है, लिहाजा तुम इसको ले जाओ, ये तुम्हारी अपील हाई कोर्ट में बनती है, तुम इधर ले जाओ। तो उसने कहा जी कि मैं उसने दोबारा किया, उसने कहा जी मैं अब पार्ट वो रिलिंक्विश करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट अब मैं सिर्फ 50 रुपए की हद तक सुनाना चाहता हूँ। तो ये भी है उसके पास एक रेमेडी कि वो जो है वो दावा दोबारा दायर कर ले, उसी कोर्ट में कर ले, लेकिन अब वो जो जिस वजह से कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं थी, वो उन कदगंस को क्या कर दे, उसको दूर कर दे। अच्छा, उसके पास एक और रेमेडी भी है। वो क्या है? वो क्या है जी? वो ये है कि वो बजाय इसके कि वही प्लेट ले जाके वहां प्रेजेंट करे दूसरी कोर्ट में, वहां प्रॉपर कोर्ट में, वो फ्रेश दावा भी कर सकता है। लेकिन अगर वो फ्रेश दावा करेगा तो फिर वो लिमिटेशन वाली आर्ट नहीं ले सकेगा, सेक्शन 14 का वो नहीं ले सकेगा। वो बेनिफिट क्यों भला? क्योंकि उसने वो प्लेट वहां पे जो जाके प्रेजेंट करनी थी वो नहीं की, वो अब दोबारा आया है, तो अब उसने प्रॉपरली ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने पहले जो है वो कहीं पे दावा जो है वो दायर नहीं किया। तो बच्चों, ये मैंने आपको कुछ रेमडीज बताई उस आदमी की जो कि जिसको जो है कि कोर्ट को क्या किया गया है, रिटर्न किया गया है। तो वो अब उसके पास क्या क्या जो थी वो रेमडीज थी। होप कि आप इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको लिखोगे। ठीक है। लो बच्चों, अब सिर्फ एक काम रह गया कि कोर्ट ने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है जब उसको रिटर्न करना है। तो बड़ा सिंपल है। ऑन रिटर्निंग अ प्लेट, द जज शैल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जी किस डेट को इसने ये मुझे प्रेजेंट की है प्लेट, ठीक है, एंड रिटर्न, और किस डेट को मैं वापस कर रहा हूँ, एंड द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, उस पार्टी का नाम लिख देना है, ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर रिटर्निंग द सेम, और वो रीजंस लिख देनी है जिन रीजंस के ऊपर वो कोर्ट उसको क्या कर रहा है, उस प्लेट को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। देखें, एक तो कोर्ट ने रिटर्न का ऑर्डर करना है ना, वो ऑर्डर अलग है, प्लेट के ऊपर भी ये चीजें जो है वो लिख देनी है छोटी छोटी सी, कि कोर्ट जो है कब प्रेजेंट हुआ और कब रिटर्न हुआ, और प्रेजेंटिंग का क्या था, और कोर्ट उसको जो है वो क्या, उसको जो है वो क्यों जो है उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये इसका जो है वो प्लेट को जो है वो रिटर्न करने का जो है वो एक मैकेनिज्म है। आगे रिटर्न ऑफ प्लेट का रजिस्टर होगा रीडर के पास, वो उसकी वहां पे उसके अंदर उसकी एंट्री करेगा कि जी ये मैं प्लेट रिटर्न कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर जो है ये भी लिखा हुआ है कि वो कैसे करेगा कि उससे उसकी अटेस्टेड कॉपी जो है वो ले लेगा, किससे, उससे रीडर, उस पार्टी से वो मुसद्दका नकल लेके, तो वो फिर उसको वो ओरिजिनल प्रिंट जो है वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और ओरिजिनल प्रिंट की जगह पे वो जो ट्रू कॉपी उसको ला के देगा, उसको फिक्स करके वो उस फाइल को क्या करेगा, उसको जो है वो कंसाइन करेगा। ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बताना है, जब कोर्ट ऑर्डर कर देगा ना किसका भला, उसको रिटर्न करने का, तो उसके बाद ना एलमें तो और रीडर के रजिस्टर होते हैं जिसमें एंट्री होती है। ठीक है। तो ये मैंने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 4 खोला है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको सिखाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर देखना हो कि इस कोर्ट से कंप्लेंट रिटर्न हुई है या नहीं हुई, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट को या उसके रीडर को कह सकते हैं कि अपना रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है वो मुझको दिखाओ। तो ये देखें, ये जो रजिस्टर रेफर टू, इसमें जो ये तो एलमत के रजिस्टर है ना, ठीक है, ये रीडर के रजिस्टर है, ये देखें ये आ गया
रजिस्टर नंबर 8, रजिस्टर ऑफ रिजेक्शन एंड रिटर्न प्लेट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ फील ऑल सिविल कोर्ट्स रीडर द एंट्री शुड बी मेड बाय द रीडर ऑन द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द प्लेट रिटर्न बीइंग मेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाय द कोर्ट। कोर्ट ने प्लेट रिजेक्ट की या कोर्ट ने रिटर्न की, उसने उसकी एंट्री करनी है। इट इज नॉट करेक्ट टू वेट अंटिल द पार्टी कंसर्न टर्न अप टू टेक बैक द पेपर बिफोर मेकिंग एन एंट्री इन दिस रजिस्टर। रीडर ने इसका नहीं इंतजार करना कि दूसरी पार्टी आके मुझसे डिमांड करे कि भाई मुझे मेरी प्लेंट वापस करो। तो उसने क्या करना है कि उसने अपने रजिस्टर में उसकी जो है वो एंट्री जो है वो कर लेनी है। ठीक है। This register must not be used for document return for which the separate register is। और डॉक्यूमेंट रिटर्न में एंट्री नहीं करनी, डॉक्यूमेंट रिटर्न का रजिस्टर रहता है और जो रिटर्न ऑफ प्लेट का डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर जो है वो क्या उसकी जो है वो एंट्री होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया उसका प्रोसीजर। ठीक है। तो अभी भी मैं ना अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिकली ऑर्डर्स दिखाता हूँ। ठीक है। जिनको देख के आपको पता चलेगा कि कोर्ट जो है वो किस तरह से ऑर्डर करती है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको एक वो प्रोपोजिशन दे दे तो आप उसको जो है वो इजीली जो है उस प्रोपोजिशन को आप क्या कर सको, उसको जो है वो हैंडल कर सको। लो बच्चों अब मैं आपको प्रैक्टिकली अपना एक ऑर्डर दिखाने लगा हूँ। ठीक है। जिसमें मैंने प्लेट को जो क्या किया वो मैंने क्या किया, रिटर्न किया। ठीक है। होके आपको नजर आ रहा होगा या मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको, सेटिंग ना चेंज हो जाए। ओहो कि कहाँ चला गया, ये ले ये देखें थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई। सुने ये मैंने 28/10/2016 का ऑर्डर है, कौंसल की हाजिरी लगाई है। ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट है, डेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट है। हालांकि ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बेसिकली प्लेंट के ऊपर लिखा जाना था, लेकिन चले यहाँ पे मैंने लिख दिया। और प्रेजेंटिंग जारी बात है उसके जो कौंसल है उसका नाम आ गया और रीजन नीचे जो है वो ऑर्डर में जो है वो आ जाएंगी। ओहो अच्छा अब ऑर्डर सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो ऑर्डर है। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा जो है ना वो लॉ बताता हूँ, फिर मैं आपको लेके आता हूँ। ये मेरे पास टेंडेंसी एक्ट है। क्या है? टेंडेंसी एक्ट है और इसका ना यहाँ पे एक सेक्शन है टेंडेंसी एक्ट का, सेक्शन 77 है। कौन सा मैंने बताया आपको, सेक्शन 77 ये 70 रेवेन्यू कोर्ट एंड सूट्स कॉग्निजेबल बाय देम। ठीक है। अच्छा इसमें ना वो क्या कहता है, अच्छा ये टेनेंसी एक्ट है 1887 और इसका सेक्शन 77 है। और ये पढ़िएगा जरा, कह रहा है द फॉलोइंग सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एंड हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द रेवेन्यू कोर्ट एंड नो अदर कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट और मैटर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ सच सूट माइट बी इंस्टीट्यूटेड। बच्चों आपको समझ आ गई ये वो कह रहा है। अच्छा आगे आप ग्रुप 2 में आए, इसके क्लास आई में आए, वो क्या है। अब वो एक मिसाल दे, वो कह रहा है एनी सूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अराइजिंग आउट ऑफ लीज और कंडीशन ऑन विच टेनेंसी इज हेल्ड। यानी जो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में जो टेनेंसी है ना उसके बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है ना तो वो रेवेन्यू कोर्ट सुनेगी, उसको जो है वो सिविल कोर्ट जो है कोई अदर कोर्ट उसको जो है वो नहीं सुन सकती। अब मैं आपको अपना ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ, आप इंजॉय करेंगे। ठीक है। अवेलेबल रिकॉर्ड ऑन द फाइल has been perused. Perusal of the record reveals that the plaintiff has instituted the suit for permanent injunction in the capacity of a tenant in respect of an agricultural property arising out of ye. Now the point which needs consideration is that according to section 77 of the Punjab Tenancy Act, second group clause I, any suit between landlord and tenant arising out of lease or condition on which the tenancy is held will be instituted and heard and determined by the revenue court, and no other court shall take cognizance of that। नो अदर कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट प्लेंट। ठीक है। शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट and hence the plaintiff shall be returned in accordance with the rule laid down in order 7 rule 10। hence
In these circumstances, this court, having no jurisdiction to entertain the suit and suit, return the plaintiff for its presentation at proper forum. Plaintiff returned. Reader of this court is directed to retain the attested copy of the plaintiff while returning same file be consigned to Ricardo. क्यों बच्चों बोलो, आपको समझ आई कि नहीं? मैंने आपको एक रिटर्न का जो है वो ऑर्डर जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो लिखा है। मैं आपको एक और ऑर्डर अपना इसी तरह का दिखाता हूँ जिसमें मैंने प्लेंट को क्या किया था, मैंने जो है प्लेंट को क्या किया था, रिटर्न किया था। ये देखें, ये प्रेजेंट हो गया, ये हो गया, ठीक है। आर्गुमेंट थर्ड, रिकॉर्ड प्रूफ, ठीक है। अच्छा, कहता है ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर रिटर्निंग द प्लेंट is that that instant suit has been filed against Board of Intermediate Sahiwal, head office of which lies at district headquarter Sahiwal, but the present suit has been filed in the Tehsil Chichawatni district Sahiwal, hence present court lack jurisdiction under section 20 of CPC to entertain instant suit and the same is hereby returned. Reader is directed to preserve attested copy of the record and the file be consigned to after its due compilation. क्यों भी बोलने भी आपको समझ आ गई मेरी बात की कि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हेडक्वार्टर पे थी वो दावा करने की, मैं उसको सुन नहीं सकता था, तो लिहाजा मैंने उसका क्या किया, उसको प्लेंट जो है उसकी जो है वो मैंने उसको जो है वो रिटर्न कर दी। तो बच्चों आज हमने बहुत कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत कुछ सीखा, हमने प्रैक्टिकल सेंस से सीखा। अब आप प्लीज प्लीज मेहनत करें, पैशन के साथ मेहनत करें, इसको सॉर्ट आउट करें, इसको मेहनत करें, इसके नोट्स बनाएं और उसको शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा लेक्चर को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।